हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह। इसमें हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ रहे थे। तो ईथर के हम आज पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म, यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हमारा टॉपिक है ईथर के भौतिक गुणधर्म। तो इसमें क्या होता है, भौतिक गुणधर्म की विशेषताएं क्या होती है कि ईथर जैसे सामान्य सूत्र क्या होता है इसका ROR, ठीक है। ये R समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो ईथर एक रंगहीन, अत्यंत ज्वलनशील, ईथर क्या होता है, ईथर एक अत्यंत ज्वलनशील व वाष्पशील रंगहीन द्रव है, ठीक है, जो जल में अविलय होता है और उससे हल्का होता है, जो जल से हल्का व उसमें अविलय होता है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ईथर की, है ना। इसकी संरचना क्या होती है, यदि हम ईथर की स्ट्रक्चर करें तो ईथर में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। जैसे मान लो कोई भी ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें यहाँ पर एक मैथिल समूह जुड़ गया और यहाँ पर एक मैथिल समूह जुड़ गया, डाई मैथिल ईथर है। इसमें जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको नीचे की ओर धकेल देते हैं, बंद कोण 180 डिग्री का नहीं रह पाता है और यहाँ पर ये दो लोन पेयर इस पर होते हैं। तो ये संरचना है इसकी। अगर हम इस पर बात करें कि ऑक्सीजन का संकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का संकरण कैसे निकालते हैं, दो लोन पेयर हैं प्लस में दो बॉन्ड पेयर, 4 हो गए। तो संकरण क्या हुआ, sp3 संकरण होता है। sp3 के हिसाब से इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण इसकी आकृति V के आकार की होती है। यहाँ पर ये संकरण क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन दोनों लोन पेयर में ज़्यादा प्रतिकर्षण के कारण इस बंद कोण में ये 180 डिग्री का न होकर इस बंद कोण में कमी आती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई ईथर की। अब बात आती है इसकी क्वथनांक की। क्वथनांक, देखो क्वथनांक क्या होते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह बिंदु जिस पर कोई द्रव वाष्पित होना शुरू होता है। तो ईथर के जो क्वथनांक होते हैं वो समान अणुभार वाले एल्कोहल या हाइड्रोकार्बन उनसे भिन्न होते हैं। एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन से तो ये लगभग समानता दर्शाता है, लेकिन एल्कोहल से इसके क्वथनांक, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंद होता है तो उसकी तुलना में इसके क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। यानी लगभग समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, एन पेंटेन लिया हमने, तो एन पेंटेन में क्या होता है, एन पेंटेन CH3 CH2, यहाँ पर 3 और CH3, 3 और 2 5, तो इसका नाम क्या है, एन पेंटेन। अब एन पेंटेन एक हाइड्रोकार्बन है और दूसरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं ईथर का, डाई एथिल। ईथर में क्या लेंगे, यहाँ पर डाई एथिल ईथर ले लो, C2H5O C2H5। इस तरह से ये डाई एथिल ईथर है। और एक हम इसकी तुलना में क्या ले लेते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या करते हैं हम, जैसे मान लो यहाँ पर हमने ले लिया ब्यूटेनॉल लिया। ब्यूटेनॉल का मतलब होता है कि 4 कार्बन हो, ब्यूटेनॉल CH3 CH2 3OH, ब्यूटेनॉल। ये है डाई एथिल एथिल ईथर। ये है 3 2 5 पेंटेन, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन है। अब देखो ये हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, ये अल्कोहल है। हम इनके क्वथनांक की तुलना करें तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है
बिल्कुल भी नहीं होता है हाइड्रोकार्बन में, इसलिए इसका क्वथनांक बहुत ही कम होता है। इसमें आंशिक थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसका क्वथनांक इसकी तुलना में थोड़ा सा ही अधिक होता है। लेकिन ये मान लें लगभग बराबर होते हैं। कई जगह क्वेश्चन आ जाए यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो हम ये कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित है और इसमें उपस्थित है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध ज़्यादा होता है, तो इनके जो क्वथनांक होते हैं, क्वथनांकों का क्रम होता है वो क्या होगा, जैसे मान लो एन पेंटेन का हम करें, इसमें जो 309.1 केल्विन के लगभग इसमें क्वथनांक होता है, और यहाँ पर बात करें तो इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा हो जाता है, 390 केल्विन के करीब हो जाता है। कारण क्या होता है, या कारण लिखेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध के कारण इसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। या इसका क्वथनांक क्या होता है 307 कुछ भी या 1 या 2 के केल्विन के लगभग होता है। तो इनके क्वथनांक लगभग समान होते हैं। अगर हम इनके अनुभार की बात करें तो इनके अनुभार भी क्या हैं, लगभग समान है। जैसे हम पेंटेन की बात करें, पेंटेन का अनुभार कितना होता है, 72 होता है, यानी 72 होता है। इसका अनुभार निकालें 72 और इनका निकालें तो 2 4 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, 74 हो गया, और इसका भी 74 हो गया। तो देखो लगभग समान अनुभार है इनके, लेकिन क्वथनांकों में अंतर पाया जाता है। तो इन क्वथनांकों में अंतर का कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जहाँ हाइड्रोजन बंद होगा वहाँ क्वथनांक में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। अब इसमें देखो क्वथनांकों में जो क्रम होता है, इसमें हाइड्रोजन बंध क्यों होता है, क्योंकि आंशिक मात्रा में इसमें ध्रुवीय गुण पाया जाता है, ध्रुवीय, इसमें भी ध्रुवीय गुण पाया जाता है, लेकिन इसका ध्रुवीय गुण अधिक होता है, इसका कम होता है, और इसमें ध्रुवीय गुण नहीं पाया जाता। ध्रुवीय गुण होता है तो कुछ मात्रा में हाइड्रोजन बंध भी बन जाते हैं। तो ये इनका क्वथनांक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद लिखते हैं इनकी विलेयता, यानी सोल्यूबल कौन होता है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ईथर पानी में अविलय होता है, लेकिन कुछ मात्रा में यदि हम हाइड्रोकार्बन यानी इनकी तुलना करें, 3 की हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की तुलना करें, एल्कीन की तुलना करें, और हम यहाँ पर लिखें ईथर और यहाँ पर लिखें एल्कोहल, तो देखो इसमें ध्रुवीय गुण पाया जाता है, इसमें भी ध्रुवीय गुण पाया जाता है। इस ध्रुवीय गुण के कारण के क्वथनांकों में भी अंतर था, समान अनुभार थे, है ना। इसका सबसे कम क्वथनांक होता था, इसका ज़्यादा, उसका सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर विलेयता की बात कर रहे हैं। विलेयता का मतलब होता है जल में घोलना, जल में विलयशीलता, कि इनकी किस किस की विलेयता कम होती है और किसकी अधिक होती है। तो हम यहाँ पर ईथर की बात करें तो ईथर की जल में विलेयता लगभग समान अनुभार वाले एल्कोहल से थोड़ी कम होती है। अब देखो यहाँ पर ईथर में का फॉर्मूला होता है ROR, एल्कोहल का होता है ROH, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन है RH, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या होता है, ईथर भी जल से बंध बना लेता है, यानी इस तरह से ये हाइड्रोजन बंध बना लेगा, इस तरह से। तो इस हाइड्रोजन बंध के कारण इसकी विलेयता समान अनुभार वाले अल्कोहल से थोड़ी ही कम होती है, यानी इसकी विलेयता क्या होती है, अल्कोहल की सबसे ज़्यादा होती है और ईथर की उससे कम होती है। जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है, ठीक है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन की विलेयता सबसे कम होगी। इस तरह से लगभग समान अनुभार वाले यौगिकों में, जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लें, बात करें पेंटेन की ही बात करें, वही उसी यौगिक को लें तो उनकी तुलना करते हैं। जैसे मान लो पेंटेन था CH3CH2 3 और 3, ठीक है, ये हो गया N पेंटेन। और इसके बाद एथिल अल्कोहल C2H5O C2H5, और यहाँ पर ब्यूटेनॉल CH3CH2 3OH, ठीक है, ये हो गया ब्यूटेनॉल। ये डाई एथिल ईथर।
तो यहाँ पर इनकी जब तुलना करते हैं तो किसकी विलेयता सबसे ज़्यादा होती है, समान अणुभार है, इसका अणुभार है 74, इसका भी 74, इसका 72 के लगभग अणुभार होता है। तो ये लगभग समान अणुभार माने जाते हैं, तो इनकी विलेयता का क्रम इस तरह से होता है। कारण देखो, इसमें हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित है, इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन बंध है, इसकी तुलना में कम होता है ना। इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए इसकी विलेयता सबसे ज़्यादा, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। तो ये इनकी विलेयता हो गई ईथर की। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो है ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी ये किस किस से अभिक्रिया करता है और क्या क्या उत्पाद बनाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो ईथर में कई तरह की लगभग 4 अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे ये हमारा ईथर है OR, तो इसमें जो जैसे मान लो फर्स्ट अभिक्रिया हो गई कौन सी, कि जिसमें ये कार्बन माना जाता है और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन। एल्किल का मतलब कार्बन ही होता है, ठीक है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ये कार्बन ऑक्सीजन का बंध टूटता है, तो वो अभिक्रियाएं। तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध का विखंडन होता है, विखंडन होता है, ये अभिक्रियाएं, ठीक है। और इसके बाद दूसरी है इस सिर्फ एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, तो उसे क्या कहेंगे, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं। और तीसरी होती है इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर भी होते हैं, है ना, ऑक्सीजन पर उपस्थित, ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण अभिक्रियाएं। और चौथी होती है अन्य अभिक्रियाएं, जो बची हुई हैं वो अन्य अभिक्रियाओं में आ जाती हैं, जो मेन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें आ जाती हैं। तो हम जैसे मान लो पहली अभिक्रिया यहाँ पर ये लिखते हैं, इसको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध विखंडन के कारण अभिक्रियाएं। तो वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं इसमें कराएंगे। फर्स्ट वाली कार्बन ऑक्सीजन बंध के बीच में जो विखंडन होता है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, CO बंध विखंडन वाली अभिक्रियाएं। इसमें जो फर्स्ट अभिक्रिया है इसको हम A भी लिख सकते हैं, ABC इस तरह से लिख देंगे। तो इसमें जो पहली अभिक्रिया है वो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है ये। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ईथर की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है तो क्या बनते हैं इसमें। तो सामान्य रूप से हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनते हैं। यदि तो क्या लिखेंगे, यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन वो ईथर से कराई जाती है या हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया ईथर से कराई जाती है तो अल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनते हैं। सामान्य जो अभिक्रिया होगी जैसे मान लो C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर है, इसकी अभिक्रिया HX से कराते हैं, इसके बाद गर्म करेंगे तो क्या बनता है C2H5OH प्लस में C2H5 और यहाँ पर X, यानी अल्कोहल व एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है, ये बनते हैं। ये हमारा क्या है ईथर। हाइड्रोजन हैलाइड से जब अभिक्रिया होती है तो अल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें यदि HI की यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की या हाइड्रोजन हैलाइड की अधिकता लें, आधिक्य में अभिक्रिया कराएं तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्किल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड बनता है। यहाँ पर कंडीशन होती है यदि ईथर की अभिक्रिया यदि ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड लें या हाइड्रोजन हैलाइड के आधिक्य में कराते हैं, यानी HX के आधिक्य में उच्च ताप पर कराई जाती है तो उत्पाद क्या बनते हैं, जैसे C2H5O C2H5 प्लस में HX को क्या लिया है हमने आधिक्य में, अधिक मात्रा में लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं ये
उच्च ताप है, उच्च ताप पर गर्म करते हैं C2H5 और X के 2 अणु प्लस में H2O बनता है। तो ये मेन प्रोडक्ट बनता है। अब देखो 2 अणु की जरूरत पड़ी, यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पर 1 था। आधिक्य का मतलब होता है जैसे हमने इसमें इसको डाला, कम ताप है, ये बन गया, 2 बन गए, ये उत्पाद बना। हमने इसी में ताप और बढ़ा दिया और HX डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, अब इसकी अभिक्रिया करा दो HX से, तो क्या होता है H2O बाहर निकल जाएगा और HX इसके 2 अणु बन जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल व एल्किल हैलाइड बनते हैं, और यही अभिक्रिया उच्च ताप पर और आधिक्य में लेकर बनाई जाती है तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्किल हैलाइड बनता है। ये तो थी एलिफेटिक ईथर की बात, ठीक है। अब यदि एरोमेटिक ईथर हो तो उसमें उत्पाद क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये बेंजीन वलय है, एक तरफ तो बेंजीन वलय जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अब देखो बेंजीन वलय में कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब इसमें बंध कौन सा टूटे, ये वाला बंध टूटेगा कि ये वाला बंध टूटेगा। तो इसमें क्या होता है, जब इसकी अभिक्रिया हम HX से कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, तो क्या होता है, ये वाला बंध नहीं टूट पाता, ये वाला बंध टूटता है और बंध के इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं। तो ये बंध क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि बेंजीन वलय में अनुनाद पाया जाता है। तो अनुनाद के कारण जो इसके लोन पेयर है वो इसमें अनुनाद करने लगते हैं और ये यहाँ पर आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, जिससे इस बंध को तोड़ना कठिन होता है। तो यदि एरोमेटिक ईथर हो, इस तरह का मिश्रित ईथर हो, तो उसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, यहाँ पर एक तो फिनॉल बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिनॉल और प्लस में एल्किल हैलाइड। तो फिनॉल बनता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड नहीं बनेगा। तो ये होगी एरोमेटिक यौगिकों से अभिक्रिया। अब देखो ये तो हमने किया था कि यहाँ भी एथिल समूह, यहाँ भी एथिल, यहाँ भी एथिल, यहाँ भी एथिल। तो अगर मान लो यदि ये एल्किल समूह भिन्न हो तो HX से अभिक्रिया कैसे होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब उसको पढ़ेंगे कि यदि ईथर में जुड़े एल्किल समूह अलग अलग हों तो मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, कौन सी अभिक्रिया होती है। यानी क्या लिखें, यदि HX की अभिक्रिया असम्मित ईथर से कराते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, यदि ईथर में एल्किल समूह भिन्न भिन्न हो तो HX से अभिक्रिया SN2 व SN1 विधि से, यानी कोई सी एक विधि से संपन्न होती है या हो सकती है। तो SN1 SN2 तो हमने पढ़ी है पहले भी, अभिक्रियाएं क्रिया विधि से हो सकती है। जैसे हम पहले बात करें SN2 की, किसी को पहले लिख सकते हैं SN2 क्रिया विधि, ठीक है। इधर लिखेंगे हम SN2 SN1 क्रिया विधि। अब दोनों विधियों से होते हैं तो अलग अलग उत्पाद बनते हैं। SN1 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम HX को लेते हैं, HX का रिवर्सिबल हाइड्रोजन प्रोटॉन बनता है और हैलाइड आयन बनता है यहाँ पर। अब जो पहला पद होता है इसमें SN1 में तो एक ही पद होता है, SN2 में एक ही पद होता है, एक पद में ही अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले इसमें प्रोटोनीकृत ईथर बनता है, यानी हम यहाँ पर बात करें R डैश का मतलब है ये एल्किल समूह अलग है, ये एल्किल समूह अलग है। तो इसमें किससे अभिक्रिया कराते हैं, प्रोटॉन से कराते हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, प्रोटोनीकरण कहलाएगी, प्रोटोनीकरण। तो प्रोटोनीकरण होता है तो प्रोटोनीकृत ईथर बनता है। कैसे होता है, इसमें लोन पेयर होते हैं, ये अपने लोन पेयर इसे दान करता है और इससे ये बंध बना लेता है। तो हाइड्रोजन आकर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर आकर हाइड्रोजन जुड़ जाता है और क्या बनाएगा, प्रोटोनीकृत ईथर बना लेता है H। अब यहाँ पर प्लस आ गया, देखो क्यों, ऑक्सीजन ने 3 बंध बनाए, एक फालतू बन गया तो प्लस लगा देते हैं। इसको बोलते हैं प्रोटोनीकृत ईथर,
ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका विप्रोटोनीकरण होता है और एक संक्रमण अवस्था बनती है। अब जो इस पर जो हैलोजन है ये वाला, ये अटैक करता है, इसको क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही इस पर जब अटैक करता है तो प्रोडक्ट बनेगा, तो एक संक्रमण अवस्था बनती है। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आगे अवस्था कंटिन्यू होती है। यहाँ पर प्रोटॉन अटैक करता है इस पर, हैलोजन, हैलाइड अटैक करेगा। अब हैलाइड जैसे ही इस पर यहाँ कार्बन इस पर अटैक करता है, R डैश पर, एक R अलग है, तो ये बंध जैसे ही इसके साथ बनता है तो ये टूटता है, तो एक संक्रमण अवस्था बनती है, RO यहाँ पर प्लस H, यहाँ पर डैश डैश R डैश डैश X, ये माइनस, तो ये संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था बनती है जो अंत में प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट में बदल जाती है। शीघ्र ही क्या बना लेगी ये, ROH प्लस में R डैश, और यहाँ पर देखो डैश लगा हुआ है, और ये X, तो ये अल्कोहल बन गया, ये एल्किल हैलाइड, दोनों प्रोडक्ट बन गए। ये क्रियाविधि क्या होती है, SN2 क्रिया विधि होती है, जिसमें अल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनते हैं। SN2 विधि से होगी तो। इसके बाद है SN1 क्रियाविधि, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे बना देता हूँ उसको। SN1 अभिक्रियाविधि 2 पदों में होती है। ये देखो बड़ा सा लग रहा है, पहले प्रोटोनीकरण होता है, प्रोटोनीकृत ईथर जब बन जाता है, यहाँ से अभिक्रिया मेन शुरू होती है। ये क्रियाविधि प्रोटॉन इस पर अटैक करता है, 2 अभिकारक हो गए, SN2 बोलते हैं। ये विधि कौन सी होगी, SN2। संक्रमण अवस्था बनती है, तुरंत ही उत्पाद में बदल जाती है। मेन तो SN2 यहाँ से मानी जाती है, कहाँ से, ये SN2 है भाई, है ना, SN2 क्रियाविधि है यहाँ तक। ये तो प्रोटोनीकरण है, पहले प्रोटोनीकृत ईथर बनता है, उसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं, नाभिक स्नेही से कराते हैं। तो इसके बाद जो SN1 पढ़ेंगे, SN1 में ये चीज़ तो होगी, प्रोटोनीकृत ईथर तो बनेगा ही, ये तो इसका क्या होगा, कॉमन पद होते हैं, दोनों में है। उसके बाद जो पहला पद शुरू होता है उसमें कार्ब धनायन बनते हैं, फिर उस पर अटैक होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद SN1 कराएंगे ईथर की। देखिए SN1 क्रियाविधि में हम क्या करते हैं, पहले तो वही चीज़ होगी जो वे पद में नहीं होते हैं, HX, H प्लस और X माइनस। तो इससे पहले क्या बनता है, प्रोटोनीकृत ईथर। हमारे पास ROR डैश है, प्रोटॉन इस पर अटैक करता है, तो क्या बनेगा, ROR डैश और यहाँ पर H, ये बन गया प्रोटोनीकृत ईथर। ठीक है, ये है हमारा क्या है, नाभिक स्नेही। SN2 विधि में नाभिक स्नेही इस पर अटैक करता है तो उत्पाद में बदलता है। अब SN1 में क्या होता है, SN1 का जो फर्स्ट पद होता है, सबसे पहले कार्ब धनायन का निर्माण होता है, ROR डैश H प्लस। ठीक है, ये तो इसमें क्या होगा कि ये बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या बनता है, ROH प्लस में, इसको बाद में निकाल देना, पहले क्या बन गया, R प्लस, R डैश प्लस बन गया, और ROH बाहर निकल गया, ये एल्कोहल। तो ये क्या बन गया, ये R डैश वाला है, यानी ये वाला R है, तो इसे क्या बोलेंगे, कार्ब धनायन, पहले पद में, जो कि स्लो होता है। SN1 अभिक्रिया विधि से हम करा रहे हैं। अब सेकंड पद में क्या होता है, इस कार्ब धनायन पर कौन अटैक करेगा, नाभिक स्नेही यहाँ पर अटैक करता है, प्लस में X माइनस इस पर अटैक करेगा तेजी से, फास्ट, और ये क्या बनेगा, RX बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है, ये डैश है ये। तो इस तरह से ये SN1 क्रियाविधि भी होती है और SN2 क्रियाविधि भी होती है। अब देखो दोनों हो सकती हैं, लेकिन किस पर कौन सी क्रियाविधि होगी, ये मेन चीज़ है, उसका हम एग्जाम्पल कराते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखिए नोट डाल के लिखा हुआ है, यदि मिश्रित ईथर में एक मैथिल समूह है और दूसरा प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है,
तो ये भी मैथिल ही होता है, वो भी प्राथमिक में कोई भी हो सकता है। प्राथमिक में एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कोई सा भी हो सकता है ना। यहाँ तो मैथिल कन्फर्म है, CH3 ही रहेगा एक तरफ तो, ठीक है। ये है जैसे मान लो CH3O, यहाँ पर CH जैसे हम द्वितीयक का ले लें CH3 और CH3, ये बड़ा भी हो सकता है, एथिल भी हो सकता है इसकी जगह पर। यहाँ पर CH3O, CH2 और CH3 भी ले सकते हैं। ये कैसा है, प्राथमिक एल्किल समूह है। ये कैसा, ये क्या है, मैथिल है। एक तरफ तो मैथिल ही रहेगा, ठीक है, या प्राथमिक और ये द्वितीयक भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं, HX से अभिक्रिया कराएंगे प्लस में HX, तो जो SN2 विधि से अभिक्रिया होगी और मुख्य उत्पाद क्या बनेगा इसमें, CH3 और X प्लस में CH3OH। तो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा वो मैथिल हैलाइड होगा, है ना, वो बाई प्रोडक्ट होगा। क्रिया विधि में क्या होगी इसकी, उसी तरह से होगी क्रिया विधि, यानी पहले तो प्रोटोनीकरण HX का प्रोटोनीकरण होता है, यानी प्रोटॉन बनते हैं और हैलोजन बाहर निकलता है। सेकंड पद में इसमें क्या होता है, इस पर अटैक करता है प्रोटोनेशन, CH3O, CH और CH3 ये लॉन पेयर हैं। इस पर अभिक्रिया किससे कराते हैं, प्रोटॉन से अभिक्रिया कराते हैं H+ से। H+ यहाँ पर अटैक करता है और क्या बनता है, प्रोटोनीकृत ईथर बनता है। H यहाँ पर प्लस आ गया, CH3 और CH3, तो ये क्या बन गया, प्रोटोनीकृत ईथर, प्रोटोनीकृत ईथर। क्लियर है। अब इस पर नाभिक इसने ही अटैक करेगा, X- अटैक करता है। तो ये जब अटैक करता है, ये इधर से अटैक करेगा, इधर से नहीं करेगा क्योंकि बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हैं वहाँ पर। तो ये यहाँ से अटैक करता है इस पर, इधर। तो एक संक्रमण अवस्था बनती है, X CH3 इस तरह से होगी, डैश डैश CH3O, CH3 और CH3, ये किस में बदल जाएगी, यहाँ पर CH3X, और प्लस में क्या बनते हैं, CH3 तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, मैथिल हैलाइड बनता है। ये संक्रमण अवस्था होती है। क्लियर है। तो इसमें जब यदि मिश्रित ईथर में एक मैथिल समूह हो, कहीं भी लगा दो, और दूसरा जो समूह है वो या तो प्राथमिक एल्किल हो या द्वितीयक एल्किल हो, यहाँ पर आइसो समूह लिया है, एथिल भी ले सकते हैं। यहाँ एथिल लेंगे तो यहाँ एल्कोहल एथेनॉल बनेगा। मेन प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होगा, मैथिल हैलाइड बनता है। और अभिक्रिया SN2 क्रिया विधि से संपन्न होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद दूसरी कंडीशंस होती है, इसके विपरीत होती है कि यदि एक तरफ तो मैथिल हो और दूसरी तरफ तृतीयक एल्किल समूह जो टर्सरी एल्किल समूह हो, तो क्या उत्पाद बनता है, मेन उत्पाद क्या होता है। तो उसमें उल्टा होता है, यदि मिश्रित ईथर में एक मैथिल समूह और दूसरा इसकी जगह क्या आ जाएगा, टर्सरी एल्किल समूह हो, तो मुख्य उत्पाद एल्कोहल बनता है और अभिक्रिया SN1 विधि से संपन्न होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। यह है सेकंड कंडीशन, यदि मिश्रित ईथर में एक मैथिल समूह है और दूसरा तृतीयक एल्किल समूह हो, टर्सरी एल्किल समूह हो, तो मुख्य उत्पाद मैथिल एल्कोहल बनता है। वहाँ पर मैथिल हैलाइड बना था और अभिक्रिया SN1 विधि से संपन्न होती है। तो अभिक्रिया कैसे होती है, यहाँ पर ये लिया हमने CH3 और CH3, ये O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर है CH3। एक तरफ तो मैथिल है, दूसरी तरफ तृतीयक ब्यूटिल समूह जुड़ा हुआ है। इसकी अभिक्रिया HX से कराते हैं SN1 विधि से, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मैथिल CH3 और OH प्लस में CH3C तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड बनती है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या होगा, मैथिल एल्कोहल बनेगा। तो इसकी क्रिया विधि क्या होगी,
दो पदों में होगी क्रियाविधि। सबसे पहले क्या होता है, HX का टूटता है और प्रोटॉन बनते हैं, प्लस में नाभिक स्नेही बनता है। अब इसका पहले क्या होता है, प्रोटोनीकृत ईथर बनेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको CH3 और CH3O। इसके पास लॉन पेयर है भाई, और ये CH3 हो गया। प्लस में इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा, ये यहाँ पर आया, क्या बन गया, प्रोटोनीकृत ईथर बन गया। प्रोटोनीकृत ईथर, H+ लगा दिया। इसे क्या कहते हैं, प्रोटोनीकृत ईथर। अब हमारा फर्स्ट पद शुरू होता है। फर्स्ट पद में क्या बनते हैं, कार्ब धनायन बनते हैं। इसका क्या होगा, यहाँ से अल्कोहल बाहर निकलेगा, यहाँ पर ये बंध टूटता है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, स्लो होता है, ये CH3C H3 और CH3, यहाँ पर कार्बन पर प्लस आवेश आ गया, तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो ये तृतीयक कार्ब धनायन बन गया। तृतीयक कार्ब धनायन बन गया, और प्लस में क्या बाहर निकल गया, इसमें से अल्कोहल बाहर निकल गया, CH3OH मेथिल अल्कोहल। इस तरह से अब ये कार्ब धनायन क्या करता है कि जो नाभिक स्नेही है उससे अभिक्रिया करता है और एल्किल हैलाइड बना लेता है। जो सेकंड स्टेप होता है, CH3 प्लस में X माइनस अभिक्रिया करेगा और CH3X ये एल्किल हैलाइड बना लेता है। तो ये फास्ट होता है। तो हमारा जो प्रोटोनीकृत ईथर है, यहाँ से अभिक्रिया विधि शुरू होती है। ध्यान रहे, हमारा फर्स्ट पद ये है कि प्रोटोनीकृत ईथर तो दोनों में ही बनता है ना। यहाँ से अभिक्रिया शुरू होती है। पहले पद में कार्ब धनायन बनते हैं, SN1 का यही होता है, SN1। ये क्या है, SN1 का सेकंड स्टेप है। पहले पद में कार्ब धनायन बनता है, दूसरे पद में कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेही अटैक करता है और उत्पाद बन जाता है। इसमें जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, मेथिल अल्कोहल बन गया। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये हो गई ईथर की HX से अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया। इसमें जो देखो दोनों में अंतर क्या था कि वहाँ उस अभिक्रिया में तो जो छोटा समूह था मेथिल था, उसमें हैलोजन जुड़ रहा था SN2 विधि में। SN1 विधि में यहाँ पर OH जुड़ रहा है, यानी मेथिल अल्कोहल बन रहा है, और टर्सरी कार्बोकैटायन से हैलोजन जुड़ रहा है। दोनों विपरीत अभिक्रियाएं हैं। तो HX की इन अभिक्रियाओं को हम जीसल विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीसल विधि भी कहते हैं, या जाइसल विधि भी कहते हैं। इसके बाद हमारी जो HX के बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है, सेकंड अभिक्रिया, ये हम C-O बंध वाली अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। पहली अभिक्रिया थी HX से अभिक्रिया, ईथर की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराई जाती है, तो दो उत्पाद बनते हैं, अल्कोहल और एल्किल हैलाइड बनते हैं। अब वो कब पहले कौन सा बनता है, कौन सा बाद में बनता है, अभिक्रियाएं SN1 और SN2 विधि से संपन्न होती हैं। वो इन एल्किल समूहों पर डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से एल्किल समूह होते हैं। तो हमारी सेकंड विधि है जल अपघटन। तो अब जल अपघटन में क्या होता है, ईथर का जल अपघटन। जैसे मान लो C2H5O C2H5, इसका जल अपघटन कराते हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, उच्च दाब पर कराते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, C2H5OH अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो अल्कोहल, ये अल्कोहल बनाने की विधि में भी हमने वहाँ पर लिखा था, जब अल्कोहल का चैप्टर पढ़ रहे थे, अल्कोहल का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि जब हम अल्कोहल यानी एथिर को का जलीय अपघटन कराते हैं तो इसमें अल्कोहल बनते हैं, प्राथमिक अल्कोहल बनाए जाते हैं। ये उच्च ताप और उच्च दाब पर अभिक्रिया होती है। इसके बाद है अपचयन। तो अपचयन भी दो तरह से होता है। थर्ड विधि है हमारी अपचयन।
देखो लैंग्वेज आप लिख लेना इनको, क्या लिखेंगे, जब ईथर की का जल अपघटन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ उच्च दाब व उच्च ताप, और लिख लेना उच्च ताप की उपस्थिति में कराया जाता है तो अल्कोहल बनते हैं। इसके बाद है अपचयन। यदि ईथर का अपचयन कराया जाता है किसकी उपस्थिति में, द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, द्रव अमोनिया की उपस्थिति और सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया का अपचयन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं, C2H5OH प्लस में C2H6 बनता है, यानी अल्कोहल प्लस में एल्केन, इनका मिश्रण बनता है, एल्केन भी बनती है इसमें। देखो 2H की जरूरत पड़ी, 2H यहाँ लिख दी है हमने। तो इस तरह से ये अपचयन हो गया। अगर यही अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराया जाए, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो उच्च एल्केन बनते हैं। यदि हम अपचयन को क्या करते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं इसको, तो इसमें ये अपचयित हो जाता है, ये भी एल्केन में बदल जाता है। यदि अपचयन लाल फास्फोरस व हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में कराते हैं, की उपस्थिति में कराते हैं, तो देखो इसमें तो ये कम दुर्बल अपचायक था तो इसने अल्कोहल भी बना दिया और एल्केन भी बना दिया। ये प्रबल अपचायक है तो ये अल्कोहल को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, C2H उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। तो यहाँ पर C2H5O C2H5 प्लस में H है, कितने H की जरूरत पड़ेगी वो लिख देंगे। यहाँ पर किसकी उपस्थिति में हो रहा है, रेड P प्लस में हाइड्रोजन आयोडाइड की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं, उच्च ताप और दाब पर इसको गर्म किया जाता है तो इसका अपचयन हो जाएगा और क्या बनते हैं, एल्केन बनते हैं। C2H6 के दो अणु यानी एल्केन प्लस में H2O, ठीक है, जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया इसका अपचयन ईथर का। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, यानी अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एस्टर बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया होगी 4 एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। यदि ईथर की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, देखो C2H5O C2H5 एसिटिल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड OCl किसकी उपस्थिति में होती है, ये अभिक्रिया ज़्यादातर ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जली कारक की उपस्थिति में होती हैं, अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई सा एक बंध तोड़ना है, बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, ये इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, तो ये Cl माइनस का हो गया, ये प्लस के कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा और ये प्लस का कार्बन माइनस के ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो यौगिक क्या बनेगा, C2H5, इसको लिख रहे हैं पहले, यहाँ पर O है तो इसके बाद क्या जोड़ दें, C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस में इससे क्या जोड़ देते हैं, C2H5 और यहाँ पर Cl, ये हो गया एल्किल क्लोराइड और ये हो गया हमारा एस्टर, ठीक है। तो ये है अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड सामान्य नाम है, आप एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ये हमने क्या लिया है, ईथर। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है फिर, यदि एसिटिल क्लोराइड की जगह एसिटिक एनहाइड्राइड ले तो एस्टर बनते हैं, अम्ल क्लोराइड नहीं बनता, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, ठीक है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराते हैं C2H5O C2H5, देखो बिल्कुल सिंपल है, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एनहाइड्राइड का क्रियात्मक समूह है और यहाँ पर हमने CH3 लगा दिया तो एसिटिक एनहाइड्राइड, H लगा देंगे तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड कहलाता है। अभिक्रिया निर्जली कारक की उपस्थिति में होती है, निर्जल एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उच्च ताप
पर इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर देखो कहीं से भी ये कोई सा भी बंध तोड़ सकते हो आप ऑक्सीजन के दोनों साइड। जैसे हमने इसको यहाँ पर तोड़ा, यहाँ भी ये कोई सा भी बंध तोड़ सकते हो आप। जैसे मान लो किसी को भी तोड़ दिया, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस माइनस को जोड़ दो, C2H5O- का हो गया। ये कार्बन कैसा है, प्लस का, तो इससे इसको जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारा C2H5O और C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस में। अब ये बचा C2H5, ये किससे जुड़ेगा, इस O से जुड़ेगा, O C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पर इससे हमने क्या जोड़ा, O से क्या जोड़ा, ये यहाँ पर क्या हो गया CH3। तो देखो दो अणु बन गए, दोनों क्या हैं, एस्टर के हैं। तो ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एस्टर बनता है। उसमें अम्ल क्लोराइड भी निकल गया था, इसमें अम्ल क्लोराइड नहीं निकलता है, सीधा ही एस्टर बनता है। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एस्टर बनते हैं। तो ये हमारी हो गई CO बंद की अभिक्रियाएं। नेक्स्ट वीडियो में अगली अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, लगातार शेयर करें इसको और वीडियो को लाइक करें। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।